Assalamu alaikum students. They're still joining. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So this is the start of functional English class. Be attentive, please. Yesterday we attempted these types of the sentences based on the structure or form. स्ट्रक्चर या फॉर्म की बेस पे जो टाइप्स बनती हैं वो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक हमने इसके साथ ऐड किया था वो था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें दो टर्म्स ये जो ना नई हैं, जिनमें से एक इसने ये यूज की हुई है, एक नहीं यूज की, वो मैं आपको यहाँ इसके साथ बता देता हूँ। सिंपल में तो उसने कहा कि सेंटेंस जिसमें एक क्लोज हो, और वो कौन सी क्लोज हो? यस, व्हाट वुड यू से? व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लोज शुड बी देयर टू मेक अ सेंटेंस? यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। ये कौन बताएगा कि किस तरह की क्लोज होनी चाहिए जिससे सेंटेंस बन जाता है? सर इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेरी गुड, इंडिपेंडेंट क्लोज। अच्छा, तो क्योंकि जो डिपेंडेंट होती है वो तो बाकी चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, खुद से वो एक सेंटेंस बन नहीं सकती। इसके बाद है मल्टीपल सेंटेंस। मल्टीपल सेंटेंस में अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लोज। मल्टीपल बनता ही तब है जब आपने क्लोजेस ज्यादा कर ली। इसमें इसने कहा कि मोर देन वन क्लोज हो जाए तो मल्टीपल सेंटेंस बन जाता है। अ मल्टीपल सेंटेंस कुड बी अ कंपाउंड सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या है कि मल्टीपल के लिए जरूरी नहीं है कि वो कंपाउंड सेंटेंस में ही हो, जैसा कुछ बुक्स में लिखा भी है, लेकिन असल ये है कि मल्टीपल सेंटेंस उसने कहा उसको हम कहते हैं जिसमें क्लोजेस ज्यादा हो जाए। कुछ बुक्स ने एक काम और भी किया हुआ है, वो ये है कि मल्टीपल वो कहते हैं कि जो थ्री क्लोजेस से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, यानी वो मोर देन टू क्लोजेस जहां पे हो जाए वहां वो मल्टीपल कहते हैं, और जहां मोर देन वन है, टू है बस, तीन नहीं है, उन्हें वो कहते हैं डबल सेंटेंस। ये भी एक टर्म यूज हुई है। आपकी बुक ने सिर्फ मल्टीपल लिया, ठीक है, मल्टीपल भी, मल्टीपल किसको? जिसमें उसने कहा एक से ज्यादा क्लोजेस हो जाए। तो अगर कभी कोई डबल पूछ भी ले तो डबल से मुराद भी ये होगी कि जिसमें दो क्लोजेस हैं, वो चाहे दोनों इंडिपेंडेंट है या एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है, और दो से ज्यादा हो जाए तो फिर मल्टीपल। बाकी चीजें हमने कल ये पढ़ ली थी जिसमें कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सारी टाइप्स हमने कल पढ़ ली थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन बारह इसमें से पूछ लेता हूँ, अगर आप रेडी हैं इसके लिए, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं? यस, फुल टेल। यस, मोहम्मद अमीस, यू टेल प्लीज। यस अमीस। सर जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। तो ये कौन सा सेंटेंस बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, हाँ जी। अली अहमद। सर इसमें हम दो क्लॉज को ज्वाइन करते हैं जिनका जो स्टेटस होता है या रैंक होता है वो डिफरेंट होता है, अनइक्वल होता है। वेरी गुड। अनइक्वल रैंक से क्या मुराद है क्लोजेस में? मतलब कि जैसे आमिर इकबाल। यस, यस सर। अनइक्वल रैंक से क्या मुराद है? सर एक अनइक्वल रैंक से मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। वेरी गुड।
ये अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट है दूसरी डिपेंडेंट है तो इसका इन दोनों यस का सर। रैंक इक्वल नहीं हो रैंक। सकता, इक्वल नहीं है। यस सर। और अगर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाए फिर कंपाउंड। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सर, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और एक डिपेंडेंट क्लॉजेज होगी। यानी वो दो का या तीन क्लोजेस का या चार क्लोजेस का, अगर यस वो सर। सारी इंडिपेंडेंट है तो इनका स्टेटस सेम समझा जाएगा। सर अगर सारी इंडिपेंडेंट है तो उनका स्टेटस सेम होगा। वेरी गुड। और साथ अगर कॉम्प्लेक्स भी ऐड कर दी जाए फिर क्या होगा, फिर अनइक्वल हो जाएगा यस सर। वो अनइक्वल हो जाएगा। गुड, यस। थैंक्स। चलिए इसके बाद है ये the above illustration of a compound sentence could be written as two separate sentences. अब ऊपर उसने कहा कि जो कंपाउंड सेंटेंस है इनके हम दो अगर पार्ट्स कर लें, अनवर हिट द बॉल इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड, उसे अब इससे भी कहा कि ये भी कंप्लीट सेंटेंस है और ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। The above illustration of a complex sentence contains one clause which could form an independent sentence and one that could not. अच्छा, अब यहाँ पे आपके ख्याल में ऐसा लगता है आपको कोई मिस्टेक हुई है इससे ये क्लोजेस बताने में? ये कौन बताएगा? अनवर हिट द बॉल इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड, उस कंपाउंड सेंटेंस में से इसने जब ये दो क्लोजेस ली हैं तो यहाँ पे आके क्या उसने मिस्टेक की हुई है? यस, मोहम्मद अमीस। सर इसके अंदर उसने एक एक को डिपेंडेंट क्लॉज कह दिया। नहीं वो तो बेटा बाद की बात है, वो ऊपर नहीं उसने ये कहा, ऊपर वाली बात कुछ और है। चलिए ये और ये पूछ लेते हैं इनसे, मोहम्मद अहमद अली अहमद सर। सर इसमें कंजक्शन यूज नहीं है। जी कंजक्शन। वेरी गुड। देखिए अगर आप कंजंक्शन को रिमूव कर देंगे फिर तो सारी एक जैसी है क्लोज, फिर तो डिपेंडेंट होती ही कोई नहीं, ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है अहमद, जी सर। अली अहमद? ये देखो ना जी बेटा सर। कि जब आप ये कह रहे हैं कि अनवर हिट द बॉल, यहाँ पे आपने कहा कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज है और दूसरी आपने इट से स्टार्ट की, कंजंक्शन छोड़ दिया, जी जी सर। इससे कहा इंडिपेंडेंट। अब आप जरा इसको देखें, कॉम्प्लेक्स वी विल प्ले क्रिकेट, ये इंडिपेंडेंट, उधर से वेन को छोड़ दें तो ये किस तरह की है, इकबाल प्लेज द बॉल, ये कौन सी बनेगी क्लोज, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट बनेगी। जी इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट। ये भी इंडिपेंडेंट है तो किस तरह जी डिपेंडेंट होगी? कंजक्शन ही हो जाएगा। ये जो वेन है साथ होगा कोई जी कंजंक्ट करने के लिए, अगर आप कुछ यूज करें तो फिर है। इससे ये जो उसने आगे जाके कहा ना ये थोड़ी गलती कर गया इसमें। जी सर। इससे उसने कहा कि ये दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस है, वो कंजंक्शन के साथ भी कंप्लीट है, ये उसे लिखना चाहिए था। अब ये देखें ना यहाँ आके उसने वेन को यूज किया हुआ है, उधर से एंड को रिमूव कर दी, तो हम ड्रॉप नहीं करेंगे कोई भी वर्ड। ये वाली क्लोज वेन से स्टार्ट हो रही है, वेन इकबाल ब्रिंग्स द बॉल, और वो वाली क्लोज एंड से ही स्टार्ट हो रही थी, इसलिए इन दोनों को हम कंजंक्शंस को क्लोजेस के साथ ज्वाइन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं आप उन्हें जब सेपरेट करते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो फैन बॉयज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनसे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, उनमें कोई हर्ज नहीं है। आप जितने भी ये लिखें नोर एंड, ये जो फॉर एंड नोर बट और येट सो 7 वर्ड्स हैं, इन सब से आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये वाले जो हैं अगर आप एक ही क्लोज लिखते हैं तो इनके साथ व्हेन है या ऑन अ वाइट पास हमने पूरा लिखा था, उन वर्ड से हम एक क्लोज के साथ पूरा सेंटेंस डिपिक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है रोल ऑफ सिंटेक्स इन मेकिंग मीनिंग्स और मूड्स। मीनिंग्स और मूड्स जो है ये सिंटेक्स में हमने देखना, क्यों हमने सिंटेक्स, सिंटेक्स किसको कहते हैं, कौन बताएगा ये सिंटेक्स? रेज योर हैंड्स प्लीज।
सिंटेक्स किसको कहते हैं? मलिक, मुजम्मिल, नवाब, बड़ा नाम रखा है आपने Study of making sentences. जी। कैसे? Study of making sentences. स्टडी ऑफ सेंटेंसेस। अगर फ्रेजेस हो वो भी इसमें आ जाएंगे। और कौन बताएगा? मीस तो ये वर्ड्स और फ्रेजेस को इस तरह अरेंज करके हर लैंग्वेज का अलग सिंटेक्स होता है, उस हिसाब से इसका सिंटेक्स आएगा यहाँ पे मतलब कि इंग्लिश का चलिए, अलग है। हाँ वो तो अपना अपना तो हर एक का एक ऑर्डर होता है, लेकिन क्या सिंटेक्स में सिर्फ हम सेंटेंसेस देखते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस भी देखते हैं? सारा कुछ ही देखेंगे सर इसके अंदर पे। वर्ड्स और फ्रेजेस को हमने सही तरीके से अरेंज करके फिर ही सेंटेंस बनेगा, फिर वो ठीक उसका है, सिंटेक्स क्योंकि कहलाएगा। जब हम जिस तरह लेटर्स हम को अरेंज करके वर्ड्स बनाते हैं वो तो है मॉर्फोलॉजी, और जब वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो उससे फ्रेजेस भी बनेगी, क्लोजेस भी बनेगी, सेंटेंसेस भी बनेंगे, वो सारा सिंटेक्स है। वो जो बेसिक 4 कंपोनेंट्स हमने कहा था लैंग्वेज में होते हैं, उनमें से कौन कौन से 2 को हमने ज्वाइन करके कहा था कि ये ग्रामर बनती है? सर हमने क्या हमने सर जी कहा था, एक सेकंड सर मैं सोचता हूँ। सोच लें, कोई नहीं, I'll wait। सर मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स को बोला था आपने वेरी मेरे ख्याल गुड, से। ठीक है। मॉर्फोलॉजी के वर्ड्स कैसे बनते हैं, और सिंटेक्स जिसमें फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन करें तो ये बनती है ग्रामर। तो इसमें ग्रामर को ही हम स्टडी करते हैं फिर। तो अब ये यहाँ पे हम देखना है कि सिंटेक्स का क्या रोल है मीनिंग्स और मूड्स बनाने में, वो हम चेक करते हैं। More about sentences. This section will use simple declarative sentences as a foundation for the explanation of further terms and the role of a word order. इसमें सिंपल सेंटेंस से हम स्ट्रक्चर लेके फिर चेक करेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, क्योंकि बेस जो होती है, बेस तो वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस से ही हमने चलना है। डिक्लेरेटिव का दूसरा नाम क्या बताया था आपको? इस सर असर्टिव। असर्टिव, वेरी गुड। ये याद भी है या साथ नोटबुक खोल के वहां से बता रहे हैं? नहीं सर याद है, ये वाला तो काफी सारा कुछ याद किया हुआ सर। वेरी गुड। आप लोगों में मेरा ये 2-3 जो बच्चे हैं ना अंदर, इनकी ग्रामर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। मुझे ऐसे लगता है आपके इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है शायद ग्रामर में, ऐसे ही? यस सर, वो इंग्लिश सारी सीरीज वगैरह इंग्लिश में देखता हूँ ना, तो इस वजह से इंटरेस्ट का ज्यादा है। वेरी गुड। चलिए, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लेंगे फाउंडेशन के तौर पे, वहीं से हम फिर चेक करेंगे कि मीनिंग्स, मूड्स वगैरह किस तरह से सिंटेक्स चेंज करने से बन जाते हैं। This section will use simple declarative sentences as a foundation for the explanation of further. अभी इधर ही आ जाएंगे इसके पास। चलिए, अब वर्ड ऑर्डर का रोल हमने देखना है कि वर्ड ऑर्डर सिर्फ आप चेंज कर दें तो सिंटेक्स में क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं। A simple sentence is a sentence that consists of a single clause. सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें एक क्लोज हो और वो क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज हो। A clause and therefore the sentence may or may not have an object. इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। कौन से वर्ब्स हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है? कुछ वर्ब्स में ऑब्जेक्ट होगा, कुछ में नहीं होगा। जैन ये जैन सर
सर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव बेटा Transitive और कहाँ, intransitive। ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव हाँ, जी सर। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या होगा, सर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, जब ट्रांसिटिव वर्ब यूज हो जाता है किसी सेंटेंस में, वहां तक सिर्फ वर्ब तक हम रुक के क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सर इसका नहीं पता। जी अमीस, अमीस या बेटा। सर व्हाट कहेंगे या वाई कहेंगे या नहीं वेयर कुछ। नहीं बेटा, व्हाट या हु, बस व्हाट या हु, व्हाट या बाकी हु, नहीं। सर व्हाट व्हाट या या हु, हु ही करेंगे हम हाँ इसको। जी, क्योंकि व्हाट या हु का आंसर नाउन आता है ना, हमें नाउन चाहिए होता है जिसे हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, क्योंकि प्रोनाउन भी नाउन की ही असल में रिप्लेसमेंट है ना, वो तो एक ही बात है। व्हाट और हु, ठीक है सर। व्हाट और हु, देखें आपने यहाँ पे कहा सपोज शी इज रीडिंग, अब यहाँ पे अगर रुक जाए तो क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज शी रीडिंग, और उसका आंसर क्या है व्हाट का, अ बुक। तो अ बुक आपने ऑब्जेक्ट यूज किया, लेकिन एक है कि आप व्हाट की तरफ जाना नहीं चाहते, आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो बिजी है रीडिंग में, तो कहते हैं शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग। इस सूरत में हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते। कुछ वर्ब्स हैं जो डिमांड करते हैं कि आगे व्हाट या हु का आंसर बताया जाए, कुछ ऐसे हैं जो ये डिमांड ही नहीं करते। डिमांड करने वाले किस तरह के हैं, लाइक आपने कहा कि आई रोट व्हाट, अब जब आपने ये कहा ना कि आई रोट, अब इसके आगे क्या पढ़ा आपने वो भी बताना पड़ता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आई स्लेप्ट, अब आगे व्हाट का क्वेश्चन नहीं है, ना स्लेप्ट के बाद है, ना स्माइल्ड के बाद है, ना लाफ्ट के बाद है। इस तरह के जो वर्ड्स आ जाते हैं ना जहाँ पे व्हाट या हु का आंसर बनता ना हो, कि आप क्वेश्चन भी ना पूछ सके, वो इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे शी इज देखिए अगर रीडिंग, आई जी अगर हम कोई क्वेश्चन लिखें आई वेंट, उसके आगे भी सर हमें वेयर का नहीं जवाब चाहिए बेटा वो होगा। वेयर है ना, व्हाट तो नहीं है, हम तो व्हाट और हु कह रहे हैं बस। तो बस उसी के हम अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हाँ जी, ये कहेंगे। व्हाट और हु नहीं बताना है, बाकी कोई नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि जो आप वाई, व्हेन, हाउ, वेयर ये पूछेंगे ना अगर, इनका आंसर एडवर्ब आना है, और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है, तो हम उनको सारों को इंट्रांजिटिव में कंसीडर कर लेंगे। वो इंटरेस्टिंग वर्ब्स होंगे। अब देखें एक और चीज आपको बताऊं कि ये जो है ना इसमें वाई, हाउ वगैरह के आंसर्स, ये ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं बनते कि ये नाउन्स नहीं होते। अब ये पता कैसे चलता है कि नाउन है या नहीं, देखें मैं आपसे पूछता हूँ कि वेयर इज योर ब्रदर, ठीक है ना, इसको आप उर्दू में या इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ सेम ही पैटर्न है। मैं आपसे पूछता हूँ आपका भाई कहाँ है, क्या बताएंगे आप, आपने पूरा सेंटेंस नहीं बताना, सिर्फ वो जहाँ पे है बस वही बता दें, क्या कहेंगे आप, कहीं भी जहाँ पे वो होगा जैसे होम या फिर नहीं स्कूल। उर्दू में आप बता दें आपका भाई कहाँ है, घर पर। घर या पर, प्रेपोजिशन यूज कर दी ना साथ पर। हाँ जी। जब किसी नाउन के साथ प्रेपोजिशन यूज हो जाती है ना, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन ये एक एडवर्बियल बन जाता है, ये नाउन के तौर पे यूज नहीं होता, फिर ये एडवर्ब के तौर पे यूज होता है। हमें नाउन चाहिए होता है ऑब्जेक्ट जिसमें प्रेपोजिशन ना हो, प्रेपोजिशन के बगैर। देखें शी इज रीडिंग अ बुक, इस तरह नहीं हो सकता शी इज रीडिंग ऑन अ बुक, शी इज रीडिंग फ्रॉम अ बुक, शी इज रीडिंग इन अ बुक, इस तरह का कोई यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। हाँ नीचे जो आपने लिखा है शी इज रीडिंग, अगर आप इसके आगे लगाएंगे शी इज रीडिंग इन हर रूम, अब देखिए प्रेपोजिशन भी होगी, आगे रूम नाउन आ गया, ये एडवर्बियल बन जाना, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ओके ये नीचे इसने कुछ खुद भी लिखा ही हुआ है। A verb with an object is called a transitive verb, whereas one without an object is called an intransitive verb. जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा, और जो ऑब्जेक्ट के बगैर हो वो इंट्रांसिटिव वर्ब। मैनी वर्ब्स में बी आइदर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं इंट्रांसिटिव भी, जैसे हमने ये रीडिंग यूज किया, रीडिंग ऊपर हमने ट्रांसिटिवली यूज कर दिया और नीचे हमने उसको इंट्रांसिटिवली यूज किया। और यहाँ पे जब हम बात ये करते हैं ना ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव की, इसमें ये भी फिर एक बात आ जाती है कि इनके लिए फिर डिफरेंट नेम्स यूज करते हैं
ट्रांजिटिव वो है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव जिसके बाद नहीं आता। लेकिन ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले भी सकता हो और ना भी ले सकता हो, उसे हम कहते हैं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। एम्बी, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये कुछ टर्म्स हैं वर्ब्स के बारे में, याद रखें। वैसे वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, फिर डाई ट्रांजिटिव, सिक्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, एक है वो आपके काम का नहीं है, कैटेनेटिव वर्ब, उसकी हम यहाँ पर कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखते। ये वर्ब्स में देखें कि वर्ब कुछ ट्रांजिटिव कुछ इंट्रांजिटिव, ये तो बेस हो गई। उसके बाद हमने कहा कि कुछ है एम्बी ट्रांजिटिव जो दोनों तरह से यूज हो जाते हैं, वो ट्रांजिटिवली भी यूज होंगे, इंट्रांजिटिवली भी यूज होंगे। फिर है मोनो ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव वो है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट यूज होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट। वर्ब ट्रांजिटिव होगा प्लस वन ऑब्जेक्ट, इसको मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव क्या है? ये भी ट्रांजिटिव है लेकिन इसके बाद दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। डाई, डाई मीन्स टू, ये दो ऑब्जेक्ट्स। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जिसके बाद ऑब्जेक्ट भी होगा प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो यूज होती हैं। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वो बन जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यस अली और एम्बी ट्रांजिटिव क्या था? एम्बी, एम्बी वो वर्ब है जो दोनों तरह से यूज हो जाए, जिस तरह ये बुक में यूज हुआ है। ये आप देख लें, रीडिंग है ना, रीड वर्ब उसने दोनों तरह से यूज कर दिया। ऊपर ट्रांजिटिव बनाया, नीचे इंट्रांजिटिव बना दिया। ऊपर ये बताया कि वो क्या पढ़ रही है और नीचे सिर्फ ये बताया कि एक काम है जिसकी स्किल उसके पास है, वो कर रही है, शी इज रीडिंग। यहाँ इस बात पे हमारा फोकस नहीं है कि वो क्या पढ़ रही है, बल्कि सिर्फ ये है कि वो पढ़ रही है, खेल नहीं रही। गॉट इट? ओके। उसके बाद मैनी वर्ब्स में भी आदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, बहुत सारे वर्ब्स हैं जो दोनों तरह से यूज हो जाते हैं। कई वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो बेसिकली इंट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम उनका नाउन बनाएं, वही नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस सूरत में वो वर्ब इंट्रांजिटिव नहीं रहता, फिर वो ट्रांजिटिव हो जाता है। किस तरह से, ये देखें, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे इन्हें कहते हैं verbs with cognate objects। cognate means having the same origin। ये उसी origin में से ही आप नाउन बनाएंगे, यानी जहां से वर्ब है वहीं से नाउन
और वही नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब के बाद व्हाट या हु का आंसर दे रहा होता है। जैसे रन है, रन। अब रन वर्ब बेसिकली इंटेंसिव वर्ब है, जैसे ही वॉज रनिंग, वी वर रनिंग। अब आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रन से अगर आप नाउन निकालें तो वो बनता है रेस। अब ये रन का, अगर आप रन का वर्ब यूज करके इसी के ऑब्जेक्ट के तौर पर रेस को यूज कर लें तो ये वर्ब ट्रांसिटिव हो जाएगा, फिर इंट्रांसिटिव नहीं रहेगा। जैसे वी आर रनिंग अ रेस। अब इस रन को आप इंट्रांसिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसी में से जो ऑब्जेक्ट आपने नाउन निकाला रेस, वो इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है आगे, इस वजह से अब ये रन ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह से द डॉग डाइड। अब आपको पता है कि डाइड भी एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन डाई में से अगर आप नाउन निकालें तो वो है डेथ। तो इसी का अगर ऑब्जेक्ट डेथ यूज हो जाए तो यही डाइड ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। द डॉग डाइड अ मिजरेबल डेथ। अब ये जो आपने यूज किया है यहाँ पे डाइड, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, अब ये इंट्रांसिटिव नहीं है। ये क्वेश्चन किसका है? सर ये रनिंग वाला आप दोबारा बता दें। किसका? रनिंग, वी आर रनिंग अ रेस। जी, रन में से असल में हमने एक नाउन बनाया ना, रन से रेस, ये रन में से ही निकला हुआ वर्ब है, वर्ड है। जब ये नाउन बन गया और रन के बाद आपने इसी रन के लिए उसे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लिया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपने उसी वर्ब से निकला हुआ नाउन यूज किया। ऐसे वर्ब्स फिर ट्रांसिटिव हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं रन भी ऐसी है, डाई भी ऐसी है। अब डाई आप इसको इंट्रांसिटिवली यूज करते हैं, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर डेथ इसके बाद आ जाए तो डेथ इसका ऑब्जेक्ट बन जाए तो फिर डाई ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। गॉट इट? तो ये कुछ मैंने आपको इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब्स का बताया, और किस तरह से इंट्रांसिटिव वर्ब्स ट्रांसिटिव भी बन जाते हैं ये भी हमने देखा। अब चलते हैं आगे। यस, रोल ऑफ सिंटेक्स इन चेंजिंग मूड्स। अभी वही बात जो पीछे चलती आ रही थी, इस वजह से डॉट्स लगे हुए हैं। द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस।
अब देखिए ना, वर्ड ऑर्डर को ही सिंटेक्स कहा जाता है ना, किस तरह हमने इनको ऑर्डर करना है ताकि फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस प्रॉपर्ली बना सकें हम। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। चेंजिंग वर्ड ऑर्डर कैन चेंज द होल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर आप वर्ड ऑर्डर को चेंज करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब देखें, द मैन इज चेसिंग, ये चेसिंग है, चेसिंग नहीं है। द मैन इज चेसिंग द डॉग, ये फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो तो द डॉग के बाद होना चाहिए था। द मैन इज चेसिंग द डॉग। इसमें देखें कि पहले मैन यूज हुआ, फिर इज चेसिंग है, फिर डॉग है बाद में। अगर डॉग को मैन की जगह पे यूज कर दें तो मीनिंग देखें क्या बना, द डॉग इज चेसिंग द मैन। इसलिए वर्ड ऑर्डर की बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसके बगैर आपके सेंटेंसेस सही नहीं हो सकते। फिर डिफरेंट मूड्स आर ऑफ्टन अचीव्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर अगर हम सिर्फ इनके ऑर्डर को आगे पीछे कर दें, मूड भी चेंज हो जाता है। ऊपर तो मीनिंग चेंज हुआ था, अब मूड भी देखें कैसे चेंज होता है। डिक्लेरेटिव मूड में हमने कहा आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, ये डिक्लेरेटिव मूड है जिसमें आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट बताई है। उसके बाद नीचे जाके आपने क्या किया कि एम को आई से पहले, यानी इन्वर्ट कर दिया, वर्ड ऑर्डर को उलट कर दिया। वो जो आई पहले था एम बाद में था, अब एम पहले हो गया आई बाद में हो गया। इससे क्या हुआ, वो जो मूड डिक्लेरेटिव था वो इंट्रोगेटिव मूड हो गया। तो एम आई वॉकिंग, एम आई से पहले यूज करने से आपने इसे एक क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरह से मीनिंग्स और मूड्स चेंज हो जाते हैं। यस, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना ये इसको मैं दूसरा देखता हूँ चैप्टर कहाँ पे है इसका। ये है अब चैप्टर 2, वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज, पहली बात ये है कि फ्रेज होती क्या है। यस, फ्रेज किसको कहते हैं? Who'll tell? Yes, Umar. A meaningful collection of words. A meaningful collection of words. Very good. किस चीज को represent कर रही होती है? तो ये करती हैं तो जी modifiers, head words और फिर modifier। ठीक है, मतलब एक हेडवर्ड होगा इसमें जो बताएगा कि असल और में बात हम किस चीज के बारे में बता रहे हैं, ऐसे ही ना, उसी को Yes, represent yes, कर रही sir. होगी ना। साथ जी, में जी, जी। मॉडिफायर्स आ जाएंगे। मॉडिफायर्स Modifiers है। कुछ प्री मॉडिफायर्स होते हैं और Yes, sir. कुछ प्री मॉडिफायर्स और दूसरे। तो जी दूसरे ये अली अहमद से पूछते हैं, अली अहमद रामे। जी पोस्ट मॉडिफायर। वेरी गुड। पोस्ट मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर कहाँ पे यूज करते हैं हम? सर हेडवर्ड से पहले, हेडवर्ड से पहले। और पोस्ट मॉडिफायर हेडवर्ड के बाद। हेडवर्ड के बाद। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रेजेस यूज करते हैं। अब ये है कि वर्ब की टर्म कम यूज होती है, वर्ब फ्रेज की टर्म ज्यादा यूज होती है। इसकी क्या रीजन है आपके ख्याल में?
वर्ब फ्रेज की टर्म क्यों ज्यादा यूज होती होगी? ये उमर नवाज, आपने अभी हैंड रेज किया है, ये पुराना ही है, अगर तो अभी किया तो पूछ लेता हूँ, वरना लोअर कर लिया। चलो, यस। वर्ब और वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज की टर्म ज्यादा यूज होती है, वर्ब की टर्म कम यूज होती है, इसकी रीजन कौन बताएगा? अमीस, यस अमीस। यस मोहम्मद अमीस, आई एम वेटिंग, स्पीक प्लीज। सर क्योंकि हम प्रेडिकेट कहते हैं वर्ब को, इस वजह से हम उसके साथ सारे सेंटेंस को ऐड कर देते हैं, इस वजह से उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। ये आपने प्रेडिकेट का कह दिया, वैसे वैसे अगर आप गौर करें, कितने टेंसेस हैं टोटल? टेंसेस सर 4 हैं। 3 है ना, बेसिकली टेंसेस तो 3 हैं अच्छा, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। जी। इनमें 4 एस्पेक्ट्स हैं जो ऐड हो जाते हैं, जो एस्पेक्ट्स ऐड होते हैं उनकी वजह से फिर कितने हो जाते हैं टेंसेस टोटल? 4, नहीं, फिर ज्यादा करने पड़ेंगे आपको। 12 मेरे ख्याल से आपने बताया था। फिर 12 हो जाएंगे ना, 3 तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, इनके साथ अच्छा, चार एस्पेक्ट्स ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये बात है कि वर्ब जो होता है, वर्ब सिर्फ वर्ब अगर आप यूज करें तो ऐसे तो सेंटेंसेस बहुत कम हैं जो सिर्फ वर्ब से बन जाए। Majority of the sentences are formed by adding some helping verbs to the verbs. तो ये जो हम वर्ब फ्रेज की टर्म यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। तो ज्यादा सेंटेंसेस हमारे वो हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। इन 12 टेंसेस में से सिर्फ 2 टेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं वर्ब के साथ, वरना किसी भी पास्ट टेंस में इंडेफिनिट। सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनते। अब 2 कौन से हैं जो बन जाते हैं? एक है प्रेजेंट एक डेफिनेट सर, टेंस, एक पास्ट है। एक पास्ट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट में जैसे आप कहते हैं ना कि आई स्टडी इंग्लिश, अब स्टडी के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आपने यूज नहीं किया, सेंटेंस ठीक है हमारा। इस तरह पास्ट में चले जाएं तो आई स्टडीड इंग्लिश, पास्ट फॉर्म यूज किया आपने वर्ब की, साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। लेकिन अगर आप इनके नेगेटिव बनाएंगे तो इन्हीं टेंसेस में ही आपको वर्ब फ्रेज यूज करना पड़ेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बगैर इन्होंने बनना नहीं है। लाइक आपने कहा आई स्टडी इंग्लिश, नेगेटिव में क्या कहेंगे? आई डू नॉट स्पीक डू नॉट स्टडी इंग्लिश। अब ये डू हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया आपने स्टडी के साथ, इस वजह से इसको हम यही समझते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब की वजह से फ्रेज बन जाती है। ओके, तो जब आप कहते हैं ना आई एम स्टडीइंग, ही विल स्टडी, वी हैव ईटन फूड, अब ये जो आप हेल्पिंग वर्ब साथ ऐड कर रहे हैं इनकी वजह से बन जाती है वर्ब फ्रेज। तो फ्रेजेस ज्यादा हैं, वर्ब्स कम है, इस वजह से वर्ब फ्रेज की टर्म ज्यादा कॉमन है। अब ये होगा कि चाहे वो सिंगल वर्ब भी लिखा हो ना, तो वर्ब फ्रेज उस पर भी ये टर्म ऐसी अप्लाई हो जाएगी। वो इसलिए कि उसके अंदर हिडन होती है, कि जब आपने ये कहा कि स्पीक है, सपोज स्पीक, और स्पीक देखें, स्पीक कितनी दफ़ा यूज़ हो जाएगा और इसके साथ कितना कुछ है, देखें विल स्पीक, एम स्पीकिंग, हैज़ स्पोकन, हैड स्पोकन, विल बी स्पीकिंग। अभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ज़्यादा है। अकेला स्पीक तो आपने सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट में यूज़ किया था, और तो कहीं यूज़ होगा ही नहीं। इसलिए वर्ब फ्रेज की टर्म चाहे वो सिंगल वर्ब भी हो उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो आगे ये हमारा टॉपिक जो है ना वर्ब फ्रेज का, ये हम कल फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करें। कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ सकते हैं। Okay, then see you in business communication class. Okay, Inam, just a minute, I unmute you. Yes, Inam. सर आप ना ईडीएम के वो निशान लिखवा दिया करें लास्ट पे 3-4। इसमें बेटा लगवाने मुश्किल हो जाने, ये ऑनलाइन में कोई काम मुश्किल है,
सर ये तो- आपके पास बुक हो ना तो वो 2-4 की वो लगा के ना आप पिक सेंड कर दिया करें। क्योंकि ये पिक्स तो मेरे पास पड़ी भी हुई हैं, ये तो मैं ऐसे ही आपको सेंड कर दूँ, वो ज़्यादा हैं। ये क्लास में जब हम करवाते हैं ना वो थोड़े और कम कर देते हैं। वो पिक्स वाली तो चीज़ ठीक है। मौजूद है, लेकिन ये ऑनलाइन में स्टूडेंट्स जो है ना मर्जी अपनी करते हैं। क्या आप इनसे सुनना भी अच्छा शुरू करें, सुनाते कोई नहीं है, बोलते ही कोई नहीं, ना वो हैंड रेज करेगा, किसी का माइक ऑन करें वो ऑफ कर देते। वो इस वजह से ना ये ऑनलाइन में ये सुनना सुनाना ये मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ये इसमें जो टीचिंग है ना ये की जा सकती है ठीक। कि ये तो हमने करना ही करना है, कोई सुने या ना हाँ जी। सुने। वो तो सर मैं इसलिए कह रहा था चलो याद भी कुछ कर लिया ये बात करते। तो आपकी ठीक है उसमें अब, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते नहीं, क्या करें इनका। वो समझते ये है कि ऑनलाइन में कोई नहीं, मोबाइल है पास। अब इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे कि इस वक्त जिन्होंने लॉग इन किया हुआ है, लेकिन अगर पता करें तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो उस क्लास में नहीं होंगे। ठीक। चलिए बार हम ठीक देखते है हैं। सर, जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। स्माइलीज। सर काइंडली ये ट्रांसिटिव पॉइंट ट्रांसिटिव का दोबारा बता दें। ट्रांसिटिव जिसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांसिटिव जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जो व्हाट और हु का आंसर डिमांड करे वो ट्रांसिटिव, जो ना करे वो इंट्रांसिटिव। ठीक सर, थैंक यू। ओके ओके, सी यू इन बिजनेस कम्युनिकेशन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।